ईरान ने लगातार दूसरे दिन बेरशेबा पर हमला किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बेरशेबा शहर को काफी नुकसान पहुंचा जब यह हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर आकर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कल भी बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 450 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। दक्षिणी इजराइल में किस तरीके से ईरान ने कोहराम मचाया, ये उसकी तस्वीरें हैं। और ये सबसे ताजा तस्वीर, किस तरह से निशाना बनाया गया इस बिल्डिंग का और उसके बाहर जो कारें खड़ी थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें कैसे नुकसान हुआ है बेरशेबा। और लगातार ये दूसरा दिन जब ईरानी मिसाइलों का यहां पर कोहराम देखने को मिला, जब चारों तरफ हाहाकार मच गया दक्षिणी इजराइल में। दक्षिणी इजराइल का यह हिस्सा बेरशेबा जिसे कहा जाता है, ये इलाका, और यहां पर बर्बादी का मंजर दूसरे दिन भी देखने को मिला है। ईरान आक्रामक तरीके से हमले कर रहा है। इसी बीच सवाल यहां पर कुछ खड़े होते हैं। सवाल यह कि क्या इजराइल ईरान संग्राम विश्व युद्ध का अलार्म है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। इजराइल ईरान की लड़ाई में भी मोर्चाबंदी दिख रही है। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो संकट जाहिर है बढ़ेगा आगे। रूस चीन ने हालांकि अमेरिका को दूर रहने की नसीहत दी है इस युद्ध से। इजराइल ईरान युद्ध पर यूरोपियन यूनियन भी बटा हुआ है। आज जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ ईरान की बैठक होने जा रही है। तो दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। जगविंदर जी, अब ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि दो फाड़ दुनिया हो गई है, ये तो समझ आ रहा है जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, देर सवेर अमेरिका इस युद्ध में आएगा, लेकिन अमेरिका को यह भी दिखता है कि इजराइल को पीछे से मदद अगर करते रहें तो जितने दिन उसमें निकाले जाएंगे ये एक बेटर ऑप्शन है। रूस और चीन की आप बात कर रहे थे। रूस और चीन को तो ये चाहिए कि इजराइल और ईरान भिड़े रहें, क्योंकि इन दोनों के भिड़ने में युद्ध लंबा खींचेगा और चीन का धंधा जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। चीन सबसे बड़ा फायदा लेगा। अगर यूक्रेन और रूस में जब से लड़ाई चल रही है तब से बहुत सारी सैंक्शंस है। मैं अभी रशिया जाकर आया हूं तो सारा वहां के बाजारों में चीनी सामान भरा पड़ा है, तो उनको तो फायदा मिल रहा है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये फाइनली जो एंड ऑफ द गेम है वो हर कंट्री की इकोनॉमी से तो जुड़ी हुई है। दूसरी बात, चाइना भी यही चाहता है कि अगर ईरान पर यह लंबा युद्ध थोपा जाता है तो ईरान में क्या होगा? सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ज्यादा सैंक्शंस लगाई जाएंगी। यूरोपीय देश बाकी भी सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसे में चाइना के लिए लंबा धंधा करने के लिए और बड़ी तादाद में धंधा करने के लिए, अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए उसको ईरान जो है वो लंबे समय के लिए मिल जाएगा। तो वो तो ये कहेंगे ही कि आप, यानी अमेरिका, इससे पीछे रहे, इजराइल और ईरान को लड़ने दे, युद्ध को लंबा खींचने दे। लेकिन इसका कनेक्शन भी अगर चीन की इकोनॉमी को बेटर करने से है तो बाकी दुनिया की इकोनॉमी को खराब करने से भी है। मुझे यह लगता है कि अमेरिका भी जो सीधा एकदम कूद नहीं रहा है ना, एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है। अगर आप देखें कि 9/11 के बाद कब उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, 9/11 हुआ और 6 अक्टूबर को अटैक किया, 25 दिन इंतजार करने के बाद। ये एक मूवमेंट होती है, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, अपने एसेट्स होते हैं, जो बेस होते हैं, इनको मोबिलाइज करना और ये देखना कि 15 दिन की लड़ाई होती है तो हम किस तरह से फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। तो ये बहुत सारे युद्ध की रणनीति होती है। बाकी देशों को साथ लेना पड़ता है, नेटो फोर्सेज आएंगी नहीं आएंगी, केवल यूके ही आएगा, ये सब चीजों पर गौर हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है और मुझे लगता है कि चाइना और रूस यही चाहते हैं कि अमेरिका बाहर रहे, इजराइल लड़ता रहे और ईरान जो है इन दोनों देशों से अपना माल लेता रहे, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो ये उनकी इकोनॉमी से जुड़ा है।